हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जेकेपीएससी लेक्चरर एजुकेशन टेस्ट सीरीज थर्ड। हम थर्ड सीरीज कवर करेंगे। इससे पहले दो सीरीज कवर हो चुकी हैं जिसमें आपको इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन। उसमें कुछ इजी भी होंगे, तो जैसा पेपर बनाया जाता है उस लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके। ओके, काफ़ी बच्चों की शिकायत थी पिछली वीडियोस से कि वो एज पर द लिमिट, या फिर आप बोल सकते हो एज पर उनका क्राइटेरिया है जो जेकेपीएससी का एग्ज़ाम लेने का, वो उसके स्टैंडर्ड को नहीं मीट कर रहे थे क्वेश्चन। आज हम हाई से मतलब मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज आप देखना बताना मुझे कि आपके कितने मार्क्स स्कोर किए आपने। ओके, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आप मान सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ कुछ मॉक टेस्ट भी हैं। ओके, तो फॉलो करना है सीरीज के लिए और अपना लेक्चरर बनने का एम बिल्कुल कायम रखना। ओके, तो ये यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी जेकेपीएससी एजुकेशन के लिए तो है ही, एंड आफ्टर दैट अदर जो स्टेट टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आपका भी और मेरा भी। स्टार्ट करते हैं। तो गिलफर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट कंसिस्ट ऑफ, तो जो गिलफर्ड मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, वो उसमें कितने फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं? 150 फैक्टर्स, 110 फैक्टर्स, 120 फैक्टर्स, 100 फैक्टर्स। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द गिलफर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर? आप मुझे बताएंगे। आप पोज करके वीडियो को फिर अपना आंसर देंगे एंड आफ्टर दैट आई विल आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो आंसर फिर भी ऑप्शन नंबर ए। हम आगे देखेंगे इसकी भी एक्सप्लेनेशन। इससे पहले दो क्वेश्चन और ऐसे हैं जो गिलफर्ड की थ्योरी से रिलेटेड है। बेसिकली 150 फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन गिलफर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द गिलफर्ड सजेस्ट दैट माइंड इज कंपोज ऑफ 3 डायमेंशन। तो गिलफर्ड सजेस्ट करते हैं कि माइंड जो है, हमारा जो दिमाग है, वो 3 डायमेंशंस को से मिलकर के बना है, 3 जगह या फिर 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, आप बोल सकते हो। तो वो क्या क्या है? ऑपरेशन, कंटेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ऑपरेशन, प्रोडक्ट एंड एप्टीट्यूड है, प्रोडक्ट, कंटेंट एंड थिंकिंग है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? प्लीज आंसर द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ओके, तो आई होप कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो 3 जो आप बोल सकते हो कि 3 चीज़ें हैं, 3 डायमेंशन हैं जिससे मिलकर के हमारा माइंड बना है और जिससे मिलकर के फिर हम सोचते हैं, विचार करते हैं। तो उसी चीज़ पे गिलफर्ड की थ्योरी बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स ऑफ मटेरियल। कि जो कंटेंट है, अभी हमने देखा था ना कि 3 जो डायमेंशन है इनके कौन कौन से? ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। तो इसमें जो कंटेंट डायमेंशन है उसमें मतलब किस तरह के मटेरियल के हिसाब से वो डिवाइडेड है। फिगरल इवेल्युएशन, क्लास एंड रिलेशन, cognition, memory, figural and behavioral, figural, symbolic, semantic and behavioral, या फिर none of these? What will be the correct answer students of the following from the following options? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप पोस्ट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद आंसर अपनी नोटबुक में या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। बेसिकली इसका जो करेक्ट, और हाँ, लास्ट में आप 50 में से कितना स्कोर किया ये लिखना कमेंट में ना भूलना, ताकि आपको अपना कंपटीशन पता चले, आपसे बेहतर और कितने बच्चे हैं या आप कितने बच्चों से बेहतर हो। बेसिकली उसी तरह से हम तैयारी करेंगे। ओके, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए, बी, सी या डी? बेसिकली अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। तो जो कंटेंट डायमेंशन है वो 4 इन काइंड्स ऑफ मटेरियल से मिलकर के बना है, दैट इज फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। देखते हैं। बेसिकली गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, एसओआई जिसको बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल एक्सप्लेन द इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशन। तो गिलफर्ड ने 3 डायमेंशन में इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करा था कि इन तीनों डायमेंशन की वजह से क्या होता है, इन तीनों डायमेंशन की वजह से हमारी इंटेलिजेंस डिस्क्राइब होती है। तो फर्स्ट इज ऑपरेशन, सेकंड इज कंटेंट, थर्ड इज प्रोडक्ट। ओके, तो ऑपरेशन क्या है स्टूडेंट्स? इट मीन्स की टाइप्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ओके, जो भी आप सोच विचार करते हो, आपकी जो मेमोरी है, आप कैसे चीज़ों को इवेल्युएट करते हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। बेसिकली ये आपके ऑपरेशन में आ जाती है, जो मेंटल एक्टिविटी से बेसिकली रिलेटेड है।
ओके। तो उसके बाद है कंटेंट। तो कंटेंट क्या है? द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस्ड। सो बेसिकली इसमें क्या है, इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मतलब प्रोसेस्ड होती है। ओके। तो इसमें क्या क्या आता है? फिगरल आ जाता है, सिंबॉलिक आ जाता है, सिमेंटिक और बिहेवियरल, जो कि हमने देखा था कंटेंट की। और अगर आपसे पूछ लीजिए ऑपरेशन क्या प्रोडक्ट की, तो आप लिख सकते हैं। ओके। सो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और स्टोर्ड, कि जिस फॉर्म में आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपकी स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में प्रोसेस्ड होती है या किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है। सो वो यूनिट्स में, क्लासेस में, रिलेशंस में, सिस्टम्स में, ट्रांसफॉर्मेशंस में और इम्प्लीकेशंस में। तो ये इनके आप बोल सकते हो सब पार्ट्स हैं इन तीनों डायमेंशंस के। और जब हम इन तीनों डायमेंशंस को कंबाइन कर देते हैं तो 150 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस निकल के आते हैं। ओके, 150 फैक्टर्स। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। तो कौन सी स्टेटमेंट नहीं है करेक्ट लर्निंग के बारे में? तो लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग कैन बी ओनली राइट बट नॉट रॉन्ग। पर्सनैलिटी इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एंड द लर्निंग कैन बी सोशली डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। तो क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? लर्निंग क्या है बेसिकली वो आपको पता होना चाहिए, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जो डिफाइन करती है कि ये लर्निंग नहीं है। ओके। तो आपको नोट मेंशन करना है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, नोट मेंशन करना है। सो बेसिकली पॉज कर लीजिए वीडियो, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कि लर्निंग कैन ओनली बी राइट बट नॉट रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है, लर्निंग रॉन्ग तरीके से भी हो सकती है, बच्चे गलत चीज़ें भी सीख लेते हैं, वो भी तो लर्निंग ही है ना। तो लर्निंग ऐसा नहीं कि हमेशा सही हो, गलत भी होती है, तभी तो ये गलत प्राणी हमारे देश में या फिर आप बोल सकते हो हमारे आसपास रहते हैं, है ना। सो बेसिकली ये क्या हो गया, फोर्थ का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द स्टोरी टेलिंग टेस्ट कम्स अंडर। तो स्टोरी टेलिंग का टेस्ट कम्स अंडर मतलब किसके अंदर आती है? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के, इन्वेंट्री के, या फिर टैट। अब आपको टैट की फुल फॉर्म इसमें पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अपना आंसर एक्सप्लेन कर पाओ, अच्छे से आप अपना आंसर दे पाओ, है ना। तो पता होना चाहिए। सो बेसिकली आप पहले आंसर बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। स्टोरी टेलिंग किसके अंडर में आता है? प्रोजेक्टिव टेक्निक के, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक के, इन्वेंट्री के, या फिर टैट के? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द टैट। दैट इज द, इसको हम बोलते हैं थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। ओके, इसके बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली स्टोरी टेलिंग क्या है? इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट इज शोन अ पिक्चर और सिचुएशन एंड आस्क्ड टू क्रिएट अ स्टोरी अबाउट इट, कि आपसे बोल दिया जाता है कि आपको इस चीज़ पे स्टोरी बतानी है, या फिर एक पिक्चर दे दी जाती है जिस पे आपको स्टोरी बनानी होती है। तो इससे आपकी इनर फीलिंग्स, आप क्या फीलिंग्स मतलब जो आप सोचते हो, जैसा विचार करते हो, आपकी नीड्स, कन्फ्लिक्ट और पर्सनैलिटी, वो सारी चीज़ें उजागर करी जाती हैं। अगर आपने कभी एसएसबी का इंटरव्यू दिया हो, एसएसबी का, तो बेसिकली उसमें भी आपको साइकोलॉजिकली जानने के लिए ये टेस्ट करा जाता है, दैट इज द टेट। ओके। So it is a projective technique because the person projects their own thought and emotions into story. अब ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, दैट इज द टैग। जो आपकी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, बट इसमें मोर स्पेसिफिकली आपको आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में कि टैट। ओके, अगर यहाँ पे TAT नहीं दिया होता तो आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक लगा के आना था। सो बेसिकली जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है इसमें आपको क्या दे दिया जाता है, इसमें आपको पिक्चर के फॉर्म में, मतलब इमेज के फॉर्म में कोई भी इमेज दे दी जाएगी और आपको उसे बताना है कि ये आप मतलब क्या लगता है कि आपको क्या दर्शा रही है इमेज, है ना। तो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो कि डेवलप किया गया था मुर्रे एंड मॉर्गन के द्वारा। ओके, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रोमा इज अ, ट्रोमा क्या है? मेंटल रिटार्डेशन है, फिजिकल रिटार्डेशन है, इमोशनल डिसऑर्डर है, या फिर कुछ भी नहीं है? क्या है, क्यों होता है बेसिकली लोगों को ट्रोमा? वो मेंटली रिटार्ड होते हैं, उनमें कुछ दिमागी कमी होती है, फिजिकली रिटार्ड होते हैं, उनके हाथ पैर टूटे होते हैं इसलिए वो ट्रोमा में होते हैं, या फिर वो इमोशन मतलब होते तो हैं बट ट्रोमा है क्या? इमोशनल डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन है, फिर इमोशनल, या फिर फिजिकल? ओके, बताइए, या फिर नन होता अब। सो स्टूडेंट अगर हम करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो इट इज इमोशनल डिसऑर्डर, दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट। कि ट्रोमा क्या है, ट्रोमा होता किसकी वजह से है? इमोशनल डिसऑर्डर की वजह से। और ये जो दो बाकी हैं ये चीज़ें आपकी अफेक्ट हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द ट्रोमा, है ना। कि आप बहुत ज़्यादा किसी सोच में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, एंग्जाइटी में चले जाओ, तो आप पागल भी हो सकते हो। पागल इन द सेंस कि आपका दिमाग
काम करना बंद कर देगा। फिजिकल रिटार्डेशन भी हो सकती है, क्योंकि दिमाग से ही सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। हम बोल रहे हैं, जो मैं हाथ हिला रही हूँ, ऐसे पढ़ा रही हूँ आपको, सब कुछ किससे कनेक्टेड होता है? हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हमारा ब्रेन सिग्नल देता है किसी चीज़ के लिए, तभी हम वो चीज़ करते हैं। ओके, तो ये अफेक्ट हो सकते हैं ट्रोमा के, बट इमोशनल डिसऑर्डर क्या है? वो ट्रोमा एक इमोशनल डिसऑर्डर है, कि आपको किसी के प्रति कोई बहुत ज़्यादा चोट लगी हो, गहरी चोट लगी हो, बिकॉज ऑफ द फीलिंग्स, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट, है ना, तो वो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? हमें ट्रोमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजी। मीन्स साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट? कि साइकोलॉजी का क्या मतलब है, बताइए। सो स्टूडेंट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, कि ये साइंस ऑफ सोल भी है, साइंस ऑफ माइंड भी है, बिहेवियर कॉन्शियसनेस भी है, और मतलब तीनों ही है साइकोलॉजी का मतलब। साइकोलॉजी का मतलब अगर हम देखें तो सिर्फ माइंड से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा चेतन मन कैसा है ना, हम कितने अच्छे से सोचते हैं, हमारी जो आत्मा है, उससे भी रिलेटेड, सभी चीज़ों से रिलेटेड होती है हमारी साइकोलॉजी। तो साइंस ऑफ सोल, इन एंशियंट टाइम साइकोलॉजी वाज सीन एज अ स्टडी ऑफ सोल। तो अगर हम पुरानी पौराणिक बात करें तो उसमें सोल, स्टडी ऑफ सोल माना जाता था किसको? साइकोलॉजी को, क्योंकि साइकी की जो ग्रीक रूट्स हैं जिसका मतलब है सोल, और लोगोस मतलब स्टडी, तो इसका मतलब तो क्या हुआ? स्टडी ऑफ द सोल। साइंस ऑफ माइंड भी है, इसके बाद हमें देखने को मिला कि ये स्टडी ऑफ माइंड और मेंटल प्रोसेस भी है, हम कैसा सोचते हैं, हमें क्यों दैट इज एंग्जाइटी होती है, वो सारी चीज़ें भी उसमें आने लगी, मतलब माइंड से रिलेटेड भी। फिर उसके बाद बिहेवियर और कॉन्शियसनेस भी, कि इन मॉडर्न साइकोलॉजी इट इज कंसिडर द स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा है, दैट इज द ओवर्ट, है ना, जो आप दिखाते हो, जो आप दर्शाता है, मतलब आपको आपके नेचर को दर्शाता है। एंड कॉन्शियसनेस मतलब मेंटल प्रोसेस, दैट इज द कोवर्ट, जो आपके मन में जो चीज़ें चल रही होती हैं बेसिकली, वो सारी चीज़ें, सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं साइकोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया इतना? नेक्स्ट इज a student who continuously fights with other student, never pay attention in the class, never cares to do homework is a result of, कि एक बच्चा है वो हमेशा क्लास में लड़ाई करता रहता है, कभी क्लास में अटेंशन पे नहीं करता, सुनता नहीं है बातें, और होमवर्क के बारे में भी नहीं सोचता है कि उसे होमवर्क करना है। तो वो किस वजह से है? उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, सोल प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी नहीं है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? अपना आंसर कीजिए जल्दी से, और फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। सो हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द बिहेवियर प्रॉब्लम। अब ये बिहेवियर प्रॉब्लम क्यों है? मेंटल प्रॉब्लम, सोल प्रॉब्लम, मतलब आत्मा थोड़ी उसकी कह रही है वो सारी चीज़ें, वो उसका बिहेवियर ही ऐसा है। जैसे आपने एक दैट इज लर्निंग डिसऑर्डर सुना होगा, एडीएचडी, है ना, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो इसमें क्या होता है कि बच्चे क्लास में एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं, है ना, और बैठ नहीं पाते इन द सेंस कि लड़ाई झगड़े करने में, और सुनना नहीं क्लास में, और होमवर्क भी ना करके ना, जो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं बेसिकली। तो वो एक तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम है उन्हें, कि उनका बिहेवियर ही ऐसा है। आपने अपने आसपास भी ऐसे बच्चे देखे होंगे, उनको कितना भी डांट लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, बट वो नहीं मानते हैं। तो वो उनकी कोई मेंटल प्रॉब्लम या फिर सोल प्रॉब्लम नहीं है, उनका बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा है ना। पर वो सही हो सकता है एट द अर्ली स्टेजेस, अगर आप उस पर ध्यान दोगे बच्चे पे, तो वो आप सही कर सकते हो। अभी हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली बिहेवियर प्रॉब्लम है ये। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है स्टूडेंट्स। बिहेवियर प्रॉब्लम क्या है? व्हेन अ चाइल्ड शो कंसिस्टेंट अनडिजायरेबल एक्शन लाइक एग्रेशन, डिसोबीडियंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन, नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। कि बिहेवियर प्रॉब्लम कब होती है? जब बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एकदम से, बात नहीं मानता है अपने से बड़े लोगों की, डिसिप्लिन अनुशासन में नहीं रहता है, या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, तो मतलब वो बिहेवियर प्रॉब्लम है। मेंटल प्रॉब्लम की बात करें, जैसे मेंटल इलनेस हो गई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, या फिर कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो गया, तो इसमें ये नहीं आएगा, कि ज़रूरी नहीं है कि इसको मेंटल प्रॉब्लम है कुछ। सोल प्रॉब्लम मतलब ये कोई साइकोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक कैटेगरी नहीं है, ये सिर्फ उनके बिहेवियर की वजह से ही है। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड, थ्योरी विदाउट एक्सपेरिमेंट इज लेम, स्ट्रॉन्गली बिलीव्ड बाय। कि एक्सपेरिमेंट क्या है? थ्योरी के बिना ब्लाइंड है। अगर अगर आपके पास थ्योरी ही नहीं है कोई, तो आप कैसे एक्सपेरिमेंट को प्रूव या डिसअप्रूव कर पाओगे, है ना? आपके पास थ्योरी होनी चाहिए, और थ्योरी के बिना एक्सपेरिमेंट भी कुछ भी नहीं है, मतलब
आधा अधूरा है। ओके, तो ये किसने कहा था? कैटल ने, GW अल्पोर्ट ने, और क्रैशमैन ने, या फिर कोई भी नहीं? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? किसने कहा था ये बताइए मुझे। सो स्टूडेंट इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, कि नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली किसने कहा था, अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। तो इमानुएल कांट ने कहा, जो कि जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने बोला कि जो एक्सपेरिमेंट है विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड एंड थ्योरी विदाउट एक्सपेरिमेंट इज लेम। इमानुएल कांट के द्वारा, जर्मन फिलोसोफर के द्वारा कहा गया था। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज द हु वाज द फादर ऑफ psychoanalytic theory and presented structure of human mind as id, ego and super ego. So super easy question आप इसे बोल सकते हो। so किसने, मतलब कौन है साइकोएनालिटिक थ्योरी का फादर, जो किसने ये प्रोपाउंड करी थी, है ना, और ह्यूमन माइंड को किसने इड, ईगो और सुपर ईगो के कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर क्लासिफिकेशन में बांटा था? GW अल्पोर्ट थे, न्यूटन थे, विलियम जेम्स थे, या फिर फ्राइड थे? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? किसने माइंड को तीन तरह से डिवाइड करा था? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, जो कि फादर ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी कहलाए जाते हैं, और इन्होंने ह्यूमन माइंड को तीन तरह से बांटा था, इड, ईगो और सुपर ईगो को। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी रिलेटेड टू ऑल थ्योरीज जिसमें है ना, तो उसमें आपको साइकोएनालिटिक थ्योरी भी दिख जाएगी, जिसमें आप सारे थ्योरी जो है सिगमंड फ्राइड की, उन्होंने किस किस बारे में क्या क्या कहा था, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। सो नेक्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू शेल्डन, एंडोमॉर्फिक पर्सन हैव बिग विस्केरा, more fat but weak muscles and bones. A mesomorphic person has strong muscles and bones, whereas an ectomorphic person all these parts of body are. तो इन्होंने बोला है, शेल्डन की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने तीन तरह से पर्सन को क्लासीफाई किया था। तो फर्स्ट इज एंडोमॉर्फिक। तो एंडोमॉर्फिक में बोला जाता है कि वो पर्सन ऐसा होता है जिसका बिग वाइस्केरा होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, बड़ा होता है, फैटी ज़्यादा होते हैं, बट मसल्स और बोन्स बहुत वीक होती है। और मीजोमॉर्फिक पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है और बोन्स होती हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग मसल्स और बोन दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एक्टोमॉर्फिक पर्सन क्या होते हैं फिर? स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, ओनली मसल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड बोन्स आर वीक, या फिर नन ऑफ द अबव? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी। तो जो एक्टोमॉर्फिक पर्सन होते हैं वो वीक होते हैं, उनकी जो बोन्स है, मसल्स है, सब कुछ वीक होती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सो बेसिकली शेल्डन क्लासिफाइड पीपल इनटू 3 बॉडी टाइप्स, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। तो एंडोमॉर्फ बिग विस्केरा होता है, मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन बहुत बड़े होते हैं, फैट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, राउंड बॉडी होती है उनकी, पर वीक मसल्स और बोन्स होती है। मीजोमॉर्फ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स होती हैं, ब्रॉड चेस्ट होती है, शोल्डर होते हैं, और फिजिकली एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं, जैसे जो खिलाड़ी होते हैं, फिर स्पोर्ट्स पर्सन आप लगा लो। ओके, एक्टोमॉर्फ कौन होते हैं? जो थिन होते हैं, पतले से, लंबे से, ऐसे जुलजुले से, है ना। तो वीक मसल्स एंड बोन्स होती हैं, फ्लैट चेस्ट एंड लिटिल फैट। तो एक्टोमॉर्फ कहा जाता है उन्हें, जिनकी जो मसल्स और बोन्स हैं वो क्या होती है? वीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्पोर्ट बिलीव दैट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी वाज टू स्टडी एन इंडिविजुअल एंड देन अरेंज हिज यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स इनटू हायरार्की। ही डिवाइडेड हायरार्की इनटू 3 ग्रुप्स। तो इन्होंने 3 ग्रुप में हायरार्की को डिवाइड किया था। तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं? कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, सेंसरी, कार्डिनल एंड सेंट्रल, सेंसरी, सेंट्रल एंड कार्डिनल, कार्डिनल, मोटर और एंड सेंट्रल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? उन्होंने बोला था कि पर्सन जो है, एक पर्सन की पर्सनैलिटी को समझने के लिए बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी वाज टू स्टडी एन इंडिविजुअल एंड देन, कि उन लोगों को समझना। अब उन लोगों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए, उसको अल्पोर्ट ने किन 3 भाग में विभाजित किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, क्या सेकेंडरी ग्रुप्स आप बोल सकते हो। सो इसको देख लेते हैं। गोल्डन अल्पोर्ट की थ्योरी, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी थी इनकी। सो अल्पोर्ट बिलीव दैट पर्सनैलिटी इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द यूनिक ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल अरेंज्ड इन अ हायरार्की। तो हम किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे समझ सकते हैं? जब हमें उनके यूनिक ट्रेट्स को समझे, उनकी क्वालिटीज़ को समझे, है ना, इंडिविजुअल बेसिस पर। ओके, और उनको हायरार्की में लगा के चले। तो वो हायरार्की थी, या फिर जो ट्रेट्स थे, उन्होंने 3 भागों में डिवाइड करा था उन्हें। तो दैट इज द कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। तो कार्डिनल ट्रेट क्या होता है? जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं, मतलब जिससे वो इंसान पहचाना जाता है।
ओके। जैसे कि मदर टेरेसा एल्ट्रुइज्म की वजह से, विराट कोहली क्रिकेटर की वजह से, है ना, मोहम्मद शमी क्रिकेटर की वजह से। सो बेसिकली क्या है, ये कार्डिनल ट्रेट है उनके कि वो जिस चीज़ से वो पहचाने जाते हैं, जैसे शिवानी चौहान दिट इज़ द असिस्टेंट प्रोफेसर की वजह से, ओके, या फिर जिसका यूट्यूब चैनल है। तो बेसिकली आप जो आपका जो डोमिनेंट ट्रेट है जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हो वो कार्डिनल ट्रेट होते हैं। सेंट्रल ट्रेट क्या होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन एवरीवन, जो हर किसी इंसान में डिफरेंट हो सकती है बट हर किसी इंसान में पाई जाती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिससे आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। ओके, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, शाइनेस, है ना, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो। सो बेसिकली वो सारी चीज़ें सेंट्रल ट्रेट्स है जो हर किसी में पाई जा सकती हैं। ओके, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स पे। तो दीज ट्रेट्स दैट अपीयर ओनली इन सर्टेन सिचुएशन ऑफ प्रेफरेंसेस, कि जब आपकी कोई प्रेफरेंस हो, आपको लगता हो कि मुझे ये चाहिए बस, या फिर कुछ सिचुएशन में जो आपकी क्वालिटीज़ निखर के आती हैं या फिर क्वालिटीज़ आप सामने आती हैं, तो वो आपके सेकेंडरी ट्रेट्स हो गए। जैसे कि स्पाइसी फूड आपको बहुत पसंद है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप बोलोगे कि थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा रखना, तो वो आप तभी बताओगे ना, ऐसे तो नहीं सबको बता दोगे कि मुझे तो स्पाइसी खाना पसंद है। टीचर को क्लास में जाओगे, टीचर को भी बोल रहे हो, बच्चों को भी बोल रहे हो, सबको ये बोल रहे हो, नहीं, वो एक सर्टेन सिचुएशन में आप बोलते हो। और प्रेफरेंस फॉर म्यूजिक या फिर, ओके, तो ये सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जंग, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक एज। तो जंग के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ओके, मोर थ्योरेटिकल, डिटैच्ड एंड अलूफ, moody, unstable, lean and thin, both A and B, only A but not B. What will be the correct answer? मतलब वो थ्योरेटिकल होते हैं, डिटैच होते हैं, अलूफ होते हैं, उनको पसंद नहीं होता किसी के साथ रहना, अपने आप बस अपने में मगन रहते हैं, अपने से अपना काम रखते हैं। मूडी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लीन होते हैं या फिर थिन होते हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, दोनों होगी या फिर एक ही होगी और दूसरी नहीं होगी? तो क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जंग के अकॉर्डिंग जो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है वो होगी मोर थ्योरेटिकल, डिटैच्ड एंड अलूफ। और जो मूडी, अनस्टेबल, लीन और थिन है वो जंग के द्वारा नहीं, वो क्रैशमर के द्वारा दी गई है। जस्ट अ मिनट, किसके द्वारा? ये क्रैशमर की थ्योरी के द्वारा, ना कि जंग की थ्योरी के द्वारा। तो इंट्रोवर्ट अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग पर्सनैलिटी टाइप मोर थ्योरेटिकल होंगे, रिफ्लेक्टिव होंगे और डिटैच्ड होंगे, अलूफ, शाय और इनवर्ड लुकिंग होंगे। मतलब इंट्रोवर्ट जो है अपने आप में ही रहते हैं, शर्माते हैं और दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट दूसरी क्वालिटीज़ थी मूडी, अनस्टेबल, लीन और थिन, ये सब क्रैशमर की थ्योरी के द्वारा दिया गया था, ओके, ना कि जंग की थ्योरी। नेक्स्ट इज द people who have an excess of blood are warm, okay, passionate, cheerful, confident and optimistic and have a। तो जो इंसान जिनका जो खून है वो गर्म रहता है, पैशनेट होते हैं, वो अपने काम के प्रति वो मतलब वही चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। ओके, चीयरफुल रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो। तो उसमें उनमें कौन सी पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को क्या बोलेंगे? सैंग्विन पर्सनैलिटी, मेल्कोहॉनिक पर्सनैलिटी, सॉरी, फिल्गमेटिक पर्सनैलिटी या फिर कोलेरिक पर्सनैलिटी। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? है ना नया क्वेश्चन? अगर आप मुझे बताना कमेंट में कि इसका क्या आंसर है। बाकी लास्ट में आपने टोटल कितना स्कोर किया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। सो स्टूडेंट, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ सैंग्विन पर्सनैलिटी। तो सैंग्विन पर्सनैलिटी वाले लोग जो होते हैं वो, उनका जो खून होता है वो गर्म होता है, पैशनेट होते हैं, चीयरफुल होते हैं, कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ओके, तो हिपोक्रेट्स के बारे में, हिपोक्रेट्स फॉर ह्यूमर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, हिपोक्रेट्स ने दी थी इन्होंने थ्योरी की पर्सनैलिटी। सो बेसिकली इसमें सॉरी पर्सनैलिटी की थ्योरी, सैंग्विन पर्सनैलिटी जो एक्सेस ऑफ ब्लड होता है, जिनके पास वार्म, चीयरफुल, पैशनेट, कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। मेल्कोहलिक पर्सनैलिटी जिनमें एक्सेस ऑफ ब्लैक बाइल होता है, मतलब सैड होते हैं, पैसिमिस्टिक होते हैं, अपने में रहते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। फिल्गमेटिक क्या है, इसमें एक्सेस ऑफ फिल्गैम होता है, मतलब काम होते हैं, वो स्लगिश होते हैं और अनइमोशनल होते हैं, शांत होते हैं और उनमें कुछ ऐसा इमोशन नहीं होता, हर सिचुएशन में एक ही तरह से बिहेव करते हैं। ओके, कोलेरिक पर्सनैलिटी मतलब एक्सेस ऑफ येलो बाइल, तो इनमें येलो बाइल होता है जिसकी वजह से वो एंग्री रहते हैं, एग्रेसिव है और एक्साइटेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी होगी वो सैंग्विन पर्सनैलिटी होगी, एक्सेस ऑफ ब्लड। ओके, नेक्स्ट इज द
क्लासिकल कंडीशनिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय इनवॉलेंट्री बिहेवियर इज। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी। ओके, और इसमें इनवॉलेंट्री बिहेवियर है वो क्या करा जाता है, इलिसिट करा जाता है, लर्न करा जाता है, प्रिडिक्ट करा जाता है, या फिर अनलर्न और इनेट होता है क्या इनवॉलेंट्री बिहेवियर। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 8, इट इज अ इलिसिट। ओके, तो इलिसिट करा जाता है उनके अंदर, मतलब इनवॉलेंट्री जो प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री बिहेवियर इलिसिट होता है। इट मीन्स कि आप देखोगे तो क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव ने दी थी, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय एसोसिएशन, कि एसोसिएशन बना करके चलते हैं कि आपको अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा आपका। जैसे इन्होंने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे। ओके, तो बेसिकली इन्होंने बोलता है एक अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। तो बेसिकली और फिर कंडीशन लगा देते हो, मतलब बैल लगा देते हो, फिर वो बैल की मदद से ही बिना खाना आए भी फिर वो उसको सेलिब्रेट करने लगता है। तो बेसिकली एसोसिएशन के थ्रू प्रोसेस था इनका लर्न करने का, कि आप एसोसिएट करके बच्चों को आप करा सकते हो उनकी लर्निंग। ओके, तो an involuntary automatic behavior like salivation, fear, blinking is elicited when a neutral stimulus become associated with an unconditioned stimulus। तो मतलब वो एलिसिट करा जाता है, जैसे कि जो ऑटोमेटिक या फिर उनका इनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है जब उनके सामने न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। न्यूट्रल मतलब जैसे जो बैल होगी उनके क्राइटेरिया में, जो बैल थी वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बैल को पेश करोगे तो वो नहीं लार निकालेगा, है ना। तो जब आप उसे एसोसिएट करते हो अनकंडीशनल स्टिमुलस से, मतलब खाने से, फूड से, जब उसे एसोसिएट करते हो तो मतलब आप एलिसिट कर रहे हो उनके अंदर लर्निंग को। ओके, तो इलिसिट विल बी द, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु वाज द मेनली रिस्पांसिबल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजी एंड हु ओपन द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी इन लिप्सिंग। तो लिप्सिंग में पहली साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी किसने ओपन करी थी, और इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजी में कौन रिस्पॉन्सिबल है, विलियम वुंड, वॉटसन, बीएफ स्किनर या फिर विल्सन वुड। what will be the correct answer students? So student, answer is the option number A, that is the William Wundt is आप बोल सकते हो इन्होंने ही पहली फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लिप्जिंग में क्या करी थी, ओपन करी थी। ओके, और यही इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड हु ओपन द वर्ल्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्जिंग, इट इज जर्मनी, इन 1879 वाज विलियम वुंड। ओके, तो इन्होंने बोला था कि जो साइकोलॉजी है वो सेपरेटेड, मतलब साइकोलॉजी अलग चीज़ है फिलॉसफी से, फिलॉसफी अलग है और साइकोलॉजी अलग है, एंड एम्फसाइज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ओके, तो कैसे आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हो साइकोलॉजी में, उसके लिए उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का पे जोर दिया था। सो इन्होंने लेबोरेटरी ओपन करी थी लिप्जिंग में, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग में, दैट इज इन जर्मनी, इन 1879। और जो अदर्स ऑप्शन थे, वॉटसन जो है वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग से, वो भी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, और विल्सन वुड तो यहाँ पे आते ही नहीं है। ओके, सो बेसिकली ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द विलियम वुंड। Next is the right from the conception, the beginning of the life in a mother's womb, the growth and development of human being is influenced by factors। कि बच्चे के जैसे ही वो गर्भ में आता है तब से लेकर के उसकी जब फिर लाइफ स्टार्ट होती है, उसकी लाइफ स्टार्ट होती है मदर के वूम में, और फिर मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं, जो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स, हेरिडिटी फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। किस क्या फैक्टर ज़्यादा उस पर प्रभाव डालेगा। ओके, तो कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे उस बच्चे को, हेरिडिटी फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, बायोलॉजिकल, इमोशनल, या फिर कौन से, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव, कि सभी फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करेंगे बच्चे की डेवलपमेंट को, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सिफेलोपोडल एज वेल एज। तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, अगर आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी, तो उसमें दो तरह की डायरेक्शन है जिसकी मदद से, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है इंसान में। तो एक तो सिफेलोपोडल होता है, दूसरा कौन सा होता है, स्पेसिफिक, प्रॉक्सिमो डिस्टल, लीनियर, या फिर नॉन लीनियर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो जो सिफेलोपोडल होता है वो कैसे होता है, सिर से पांव तक। ओके, सिर से हेड टू टो तक, और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है वो सेंट्रल से फिर बाहरी तक, बाहरी ओर तक। ओके,
ठीक है, तो मतलब सेंटर से फिर बाहर की ओर तक, फिर ऐसे। ओके, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल हो गया, सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो तक होता है। नेक्स्ट इज अ टर्म पर्सनैलिटी इज डिराइव फ्रॉम। पर्सनैलिटी जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये किससे डिराइव, कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, पर्शियन से, या फिर रशियन से? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? और ये भी बताना कि कौन से। चलो मैं ही बता दूंगी, आप बस मुझे सही आंसर बता दीजिए। ओके, तो अगर हम आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ग्रीक वर्ड से ये क्या हुआ था, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था, जिस जो कि वर्ड था परसोना। ओके, परसोना, जिसका मतलब था टू मास्क। ठीक है, तो बेसिकली पर्सनैलिटी मतलब क्या है, आप जैसे दिखते हो। ओके, आपकी आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार हैं, आप कैसे एक्ट करते हो, आपका नेचर कैसा है। ओके, तो वो सारी चीज़ें, तो ये पर्सोना वर्ड से, दिट इज पर्सोना वर्ड से, दिट इज द ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। नेक्स्ट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोएनालिटिक पेशेंट द फर्स्ट स्टेप इज। साइकोएनालिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए पहला स्टेप कौन सा माना गया है, पहला स्टेप कौन सा होता है? तो एनालिसिस होता है, कॉम्प्रीहेंड होता है, सिंथेसिस होता है, या फिर एस्टेब्लिशिंग रैपो होता है, कि आप पहले उससे देखने लग जाते हो, कॉम्प्रीहेंड समझने लगते हो, सिंथेसाइज करने लगते हो, या फिर उसके साथ एस्टेब्लिश करते हो रैपो, मतलब अपनी जान पहचान बढ़ाते हो। जिस भी बच्चे को दिमागी कोई प्रॉब्लम है ना, उन सब चीज़ों में ट्रीटमेंट करने के लिए। सो स्टूडेंट, अगर हम करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस्टेब्लिशिंग रैपो। तो आपको कोई भी चेकअप करने से पहले सबसे पहले पेशेंट के साथ आपको एक रिलेशन मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एस्टेब्लिश रैपो करते हो। ओके, तो इन साइको एनालिसिस फ्लूड द सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिया गया था, द फर्स्ट स्टेप इज इन ट्रीटमेंट इज टू बिल्ड अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप सो दैट द पेशेंट फील सेफ टू शेयर अनकॉन्शियस थॉट्स, फियर्स एंड मेमोरीज, जिसको एस्टेब्लिशिंग रैपो बोलते हैं, कि उन्हें ट्रस्ट शो करना पड़ेगा पहले। फिर उसके बाद ओनली आफ्टर रैपो इज एस्टैब्लिश कैन टेक्निक लाइक फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, ट्रांसफरेंस एक्सेट्रा बी इफेक्टिव। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे कि आप एनालिसिस करो, कॉम्प्रीहेंड करोगे, एनालिसिस करोगे, फिर सिंथेसाइज करोगे, तो वो सारी चीज़ें। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 21st क्वेश्चन, दैट इज द साइको एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल इंडिविजुअल, इंसेन इंडिविजुअल, मेंटल डिसऑर्डर और इंडिविजुअल डिसेबल्ड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कि साइको एनालिसिस में आप किसके बिहेवियर की स्टडी करते हो? बताइए इसका आंसर। आप पोस्ट कर देना, फिर उसके बाद अपना आंसर लिखना कमेंट में या फिर अपनी नोटबुक में। सो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ मेंटल डिसऑर्डर। ओके, जिनको मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है उसकी स्टडी करने के लिए आप करते हो। तो इसमें अनकॉन्शियस माइंड को आप स्टडी करते हो, थेरेपी फॉर ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक न्यूरोसिस, नॉट जस्ट इंसैनिटी। ओके, तो इट फोकस ऑन एबनॉर्मल बिहेवियर पे फोकस करते हैं, कि आप कैसे उछल कूद कर रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ पे करना नहीं चाहिए, जैसे क्लासरूम हो गया ना। आपके ड्रीम्स पर, आपके फ्री एसोसिएशन कैसे बनाओगे, कन्फ्लिक्ट क्या है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रोस्पेक्शन मीन। तो इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब है? लुकिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, लुकिंग विद इन और लुकिंग इनवर्ड, लुकिंग अराउंड और ऑल साइड, लुकिंग अदर और अदर्स ऑल साइड। कि दूसरों की हर तरफ देखना, दूसरों की मतलब दूसरों के बारे में जानकारी रखना, अपने बारे में इनसाइड और आउटसाइड से देखना, लुकिंग विद इन अपने अंदर झांकना, और लुकिंग इनवर्ड। ओके, तो क्या होगा इंट्रोस्पेक्शन का सही मतलब, बताइए। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लुकिंग विद इन एंड और लुकिंग इनवर्ड, कि खुद को ही आप देख रहे हो, खुद के बारे में ही जाने, खुद के बारे में ही आप एसेस कर रहे हो। ओके, तो खुद ही को ही आप क्या कर रहे हो, लुकिंग विद इन और लुकिंग इनवर्ड is the correct answer of introspection. Next is a Gestalt psychologist state that mental experience depend on the pattern and organization of. तो गेस्टल्ट साइकोलॉजी बिलीव करते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि जो आपके मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि क्या आप देखते हो, क्या आप सोचते हो, आपके दिमाग में जो चीज़ें आती है बेसिकली, वो पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन होता है किस चीज़, किन चीज़ों का, कंपाउंड का, एलिमेंट्स का, एटम्स का, या फिर आयंस का। क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, कि एलिमेंट्स का क्या होता है, ये एलिमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन और एलिमेंट्स का पैटर्न होता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे कोफका, कोलर और वर्देमेर ना, तो इन्होंने बोला था कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि एक तो ये हो कि किसी चीज़ का आप पार्ट देख रहे हो, या फिर एक चीज़ को पूरा का पूरा देख रहे हो, तो वो ग्रेटर है ना कि उनके छोटे पार्ट्स को देखना। ओके, कि आप एकदम से ही कोई आइडिया ले आओ, ये नहीं कि पहले ये आइडिया या फिर दूसरा या फिर तीसरा, ऐसे नहीं। आप एकदम से ही आपकी इनसाइट लर्निंग हो जाए।
ओके, अचानक से ही आपको कोई माइंड में आइडिया आ जाए, तो वो उस चीज़ पे फोकस करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। सो मेंटल एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द पैटर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स नोट एंड आइसोलेटेड सेंसेशन। तो इसमें क्या होता है, जो आपके मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं पैटर्न, सॉरी, ऑन द पैटर्निंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कोई आइसोलेटेड सेंसेशंस नहीं होती कि आपने खुद ही कुछ भी सोच लिया मन में, है ना, वो एक पैटर्न पे डिपेंड होता है, एक पैटर्न चलता है, उसकी वजह से फिर आप ऑर्गेनाइज करते हो, फिर आप उसको होल बनाते हो। तो होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये कहना है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट इज द बिहेवियरिज्म हैड 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो कौन सी है 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक? फर्स्ट ऑप्शन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिहेवियर, लर्न बिहेवियर एंड एनिमल बिहेवियर। सेकंड, अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेज, लर्न बिहेवियर या फिर अनकॉन्शियस बिहेवियर। थर्ड, अनलर्न बिहेवियर or that is human behavior, conditioned responses. D, building blocks of behavior, human behavior या फिर animal behavior. What will be the correct answer, students? सो स्टूडेंट, बिहेवियरिज्म थ्योरी जो थी उसमें 3 प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बिहेवियर, लर्न बिहेवियर एंड द एनिमल बिहेवियर इसमें देखा जाता है। ओके, इसी से ही मानी जाती है। सो ऑल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपल स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स यूनिट्स। तो इसमें बोला है कि जो भी आपके बिहेवियर होते हैं उसको आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यूनिट्स में क्या कर सकते हो, ब्रोक डाउन कर सकते हो, उनको तोड़ सकते हो। एक को स्टिमुलस बना लोगे और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा वो चीज़ बना लोगे। नेक्स्ट इज लर्न बिहेवियर होता है, मतलब बिहेवियर इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग, दैट इज अ क्लासिकल एंड ऑपरेंट, कि आप बिहेवियर को लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, सीख सकते हो, किसके थ्रू? क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो बताई थी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने। ओके, नेक्स्ट इज द एनिमल बिहेवियर। तो मच ऑफ द रिसर्च लाइक Pavlov's डॉग, स्किनर्स पिजन और दैट इज थॉर्नडाइक कैट, स्किनर के पिजन थे और दैट इज और क्या था, रैट भी था। ठीक है, तो ये बेसिकली एनिमल्स पे हुए थे, जनरलाइज करने के लिए ह्यूमंस पे, कि पहले वो एनिमल्स पे करे गए थे, फिर देखने के लिए उसका रिजल्ट कि ह्यूमंस पे भी होता है या नहीं। ओके, ताकि आप ह्यूमन पे तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपने एनिमल को यूज़ किया। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को यूज़ करा जाता है फॉर देयर एक्सपेरिमेंटिंग फॉर द दैट इज मेकिंग ऑफ theories. Okay, next is the in socialization process of an individual, family is responsible for giving qualitative and decent pattern of living and expected to satisfy the following needs. तो socialization process में एक family जो है वो एक मतलब responsible है क्वालिटेटिव और डिसेंट पैटर्न ऑफ लिविंग के लिए, है ना, और एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग नीड, और उनसे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो क्या, कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। सो लेट ऑफ द चिल्ड्रन ऑन देयर विल एंड विश, की जैसा वो चाहें करने दो, उनकी मर्जी है, ऐसा करते हैं पेरेंट्स। विद गिविंग फ्री हैंड नीड्स, की मतलब उनको बोल देंगे जाओ तुम्हें जो भी करना है। ओके, विद गिविंग फ्री हैंड नीड्स, जो भी खुला खर्चा करो, खुल जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो। या फिर फीडिंग, क्लोथ, शेल्टर, मेडिकल एंड रिप्रोडक्शन नीड्स और नन ऑफ द अबव। तो क्या जिम्मेदारी है, मतलब क्या एक्सपेक्ट करा जाता है किससे, फैमिली। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फीडिंग, क्लोथ, शेल्टर, मेडिकल एंड रिप्रोडक्शन नीड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ डोमिनेशन ऑफ कास्ट। तो ये जो कास्ट का जो डोमिनेशन होता है कि वो कौन सी कास्ट अब ऊपर है, कौन सी नीचे है, वो चीज़ें उसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल पावर, रिचुअल प्योरिटी या फिर कलर एंड हाइट पावर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी होती है, पॉलिटिकल पावर भी और रिचुअल प्योरिटी भी। कलर एंड हाइट पावर का इधर कोई रिलेटेड नहीं है, ये अनरिलेटेड है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कलर और हाइट की वजह से कि आपको कास्ट में डोमिनेशन दिखे, कि आप अपर कास्ट से, आप लोअर कास्ट से हो, वो सारी चीज़ें नहीं होती है कलर और हाइट की वजह से। नेक्स्ट इज अ सिस्टम इन विच सम इंडिविजुअल आर ओन्ड बाय अदर्स एज देयर प्रॉपर्टी एंड दे एंजॉय फुल कंट्रोल एंड यूज वायलेंस ऑन द ओन्ड पीपल इज नोन एज। तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कुछ लोगों को बंदी बना लिया जाता है, उनको अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता है और वो उन पर पूरा कंट्रोल लेते हैं, जितना वो चाहें काम करा सकते हैं, और फिर वॉयलेंस भी करते हैं, मतलब उनको मारते पीटते भी हैं। ठीक है, ऑन द ओन पीपल, जो उन्होंने लिए हुए हैं, जिन पे वो अपना हक समझ रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा? डोरी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम? क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या कहा जाएगा उन्हें, उन लोगों को, इस चीज को क्या कहा जाएगा? तो बेसिकली आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ स्लेवरी सिस्टम, है ना। स्लेवरी सिस्टम ही तो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आप
बंदी बना लेते हो और अपनी जागीर समझते हो, फिर उनको मारना पीटना, जैसे इंडिया से भी कितने स्लेव गए थे ना अफ्रीका की कंट्रीज में, ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारे ऊपर राज किया था, तो वहाँ पर ये हमारे लोगों को लेकर के गए थे वहाँ पे काम कराने के लिए, तो स्लेवरी सिस्टम कहा जाता है उसे। ओके, नेक्स्ट इज ऑन स्ट्रगल एंड अर्नेस्ट effort when a person achieve vertical and horizontal mobility in his life it is called, कि स्ट्रगल करके अपने आप एफर्ट एफर्ट करके, है ना, अपनी मतलब बहुत सारी मेहनत करके जब एक पर्सन जो है वो अचीव कर लेता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी अपनी लाइफ में, कि वो पहले क्लर्क था अब वो आईएएस ऑफिसर बन गया है, या फिर वो पहले क्लर्क था फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में एक अच्छे डिपार्टमेंट में चला गया है, तो उसे क्या बोलेंगे? वो ग्रुप मोबिलिटी होती है, जॉब मोबिलिटी होती है, इंडिविजुअल मोबिलिटी या फिर स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी होती है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इंडिविजुअल मोबिलिटी, है ना। तो क्या होता है ये? सो बेसिकली इंडिविजुअल मोबिलिटी व्हेन अ पर्सन थ्रू स्ट्रगल एंड अर्नेस्ट एफर्ट अचीव अपवर्ड मोबिलिटी और साइडवेज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी बाय देमसेल्फ, जब खुद से करते हैं। अगर ग्रुप में होता है, कोई एंटायर ग्रुप या फिर क्लास जो है वो ऊपर की ओर बढ़ जाती है एक साथ ही, तो वो ग्रुप मोबिलिटी है। जॉब मोबिलिटी मतलब आपने ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, है ना, सिर्फ जैसे आज आप टीचर थे फिर आप दैट इज आप दूसरे प्रोफेशन में चले गए, आपने ऑक्यूपेशन अपना चेंज कर लिया, तो वो जॉब मोबिलिटी है। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी क्या है? व्हेन मोबिलिटी हैपन्स थ्रू द सपोर्ट ऑफ पावरफुल अदर्स, की जो पावरफुल हैं उनकी सपोर्ट की मदद से आपको कुछ ऊंचाई मिली है, मतलब आप अच्छे लेवल पे पहुंचे हो, जैसे रिकमेंड कर देते हैं ना, रिजर्वेशन के थ्रू या फिर पैट्रोनेज के थ्रू, तो ये स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी होती है। समझ में आया इतना? सो AITA का मतलब क्या है? ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन, ऑल इंडियन टेक्निकल एसोसिएट्स, इन एशियन इंडियन टीचर्स एसोसिएशन, अफ्रीकन इंडो टीचर्स एसोसिएशन। AITA क्या है इसकी फुल फॉर्म? सो स्टूडेंट आई होप सो कि आपने अपना आंसर टिक कर दिया होगा। सो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मीन्स AITA. Next is the word sociology first appeared in one of the volumes entitled Course Day Philosophy. ठीक है, कोर्स डे फिलोसफी इस वॉल्यूम में आया था सोशियोलॉजी वर्ड सबसे पहले, फिलोसफी पॉजिटिव सॉरी। तो ये किसके द्वारा रिटर्न किया, किसके द्वारा लिखा गया था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा, या फिर जॉर्ज पैने के द्वारा? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑगस्ट कॉम्टे इज विल बी द करेक्ट आंसर। कि इसमें क्या इनको क्या कहा गया है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इस वर्ड को यूज करा था, सबसे पहले इसका मतलब जाना था। और ये किस में दिया गया था? आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वॉल्यूम में ये सोशियोलॉजी वर्ड इन्होंने लिखा था। तो कोर्स दे फिलोसफी पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट इज द पीपल ओपोज सोशल चेंज बिकॉज, तो जो सोशल चेंज होते हैं सोसाइटी में, जो चेंजेस आते हैं वो क्यों ओपोज करते हैं, उसके खिलाफ क्यों होते हैं? डिजायर ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर इनएडिक्वेसी ऑफ इन्वेंशन, इग्नोरेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या रीजन होता है कि वो ओपोज होते हैं, मतलब खिलाफ होते हैं सोशल चेंज के? तो अगर हम इसे सारे ऑप्शन को पढ़ के देखें तो डिजायर ऑफ स्टेबिलिटी रहता है उनके मन में, कि यही चीज बनी रहे, क्यों हम आगे बढ़े, यही चीज जो पुरानी चीजें चल रही है वही चीज रहे। कई लोगों के मन में होता है ना कि ये जो गांव की जो पुरानी सोच है वो क्यों बढ़ रही, वो क्यों बदल रही है, लड़कियों को क्यों पढ़ने भेजा जा रहा है बेसिकली। तो वो डिजायर ऑफ स्टेबिलिटी उनके मन में रहता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, तो इसलिए ओपोज करते हैं। इन एडिक्वेसी ऑफ इन्वेंशन, की कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट हो जाती हैं जो सही नहीं होती हैं पर्सन के लिए, सोसाइटी के लिए, तो इस वजह से भी ओपोज होता है। और इग्नोरेंस की वजह से भी, कि किसी कुछ लोगों को क्या इग्नोर कर दिया जाता है ना, या फिर सोशल चेंज की वजह से उन लोगों को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो उसकी वजह से भी पीपल अपोज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी obviously will be the correct answer, that is all of the above. Next question, which of the following statement is not true about modernization according to Kothari Education Commission? तो कोठारी एजुकेशन कमीशन के द्वारा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो बेसिकली इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ इमिटेशन बट अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द एडवांस्ड कंट्रीज। तो इनमें क्या कहे कि प्रोसेस है इमिटेशन का, मतलब प्रोसेस नहीं है इमिटेशन का कि जहाँ पे आप नकल कर रहे हो, लोगों जो लोग करें वही आप करें, नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एडवांस कंट्री से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफिकेशन विद द एडवांस कंट्रीज की। आप
देख रहे हो कि आप कौन से स्टेज पे हो जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके मुकाबले। मटेरियल प्रोस्पेरिटी इज टू बी ऑब्टेन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मटेरियल प्रोस्पेरिटी जैसे धन कैसे आएगा, टेक्नोलॉजीज कैसे आएंगी, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर हम अच्छे से यूज करेंगे तो होगा। अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एमर्जिंग पैटर्न, की जो पैटर्न आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसमें आप साइंस और टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करो, मतलब उनका यूज करो, उनको आप लागू करो। या फिर एक्विजिशन ऑफ सुपरफिशियल ट्रेड्स, कि आप क्या करो, एक्वायर कर लो किसको, सुपरफिशियल ट्रेड्स को। तो कौन सा ट्रू नहीं है पूछा है इसमें, तो बेसिकली इसमें ये भी माना जाएगा, है ना। दूसरा भी कि मटेरियल प्रोस्पेरिटी कैसे आएगी, यूटिलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इन एमर्जिंग पैटर्न। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही नहीं है वो क्या है, एक्विजिशन ऑफ सुपरफिशियल ट्रेड। Next question, students. A German sociologist F. Tony has talked of two major types of social group. तो इन्होंने दो social group के बारे में बात करी थी। तो they are dyed and tried, Gemeinschaft या Gesellschaft, okay, primary and secondary, none of the above। तो F. Tony ने two major types of social group के बारे में बात करी थी, और वो कौन कौन से हैं वो social group बताने आपको। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जेमिनीशेफ्ट एंड जेसिलशेफ्ट। तो इसमें क्या है, जो फर्डिनेंड टॉनिस थे, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने सोशल ग्रुप को टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था। जेमिनीशेफ्ट दैट इज अ कम्युनिटी, एंड जेसिलशेफ्ट दैट इज द एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी। तो कम्युनिटी में मतलब इंटीमेट, क्लोज, पर्सनल रिलेशनशिप, एग्जाम्पल फैमिली और विलेज आ जाते हैं। जेसिलशेफ्ट में एसोसिएशन सोसाइटी, मतलब ये इम्पर्सनल होती है, किसी रीजन की वजह से बनाए जाते हैं रिलेशन, फॉर्मल होते हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है कि आपने जैसे बोल दिया कि इतने साल तक ये मेरा प्रोजेक्ट वर्क है, तो आप इतने साल तक रहोगे, फिर उसके बाद तुम अलग मैं अलग, वो वाला रास्ता हो जाता है। जैसे कि जो सिटी लाइफ और जो बिजनेसेस होते हैं, बेसिकली रिसर्च वर्क होते हैं, तो वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप या फिर जेसिलशेफ्ट उनको बोलेंगे, जो एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी के द्वारा की जाती है। तो फर्डिनेंड टॉनिस, अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ टीचिंग इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है टीचिंग की, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, कवरिंग द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सब्जेक्ट, कीपिंग स्टूडेंट रिलैक्स्ड बाय टीचिंग। तो कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए टीचिंग की सबसे ज़्यादा इन चारों में से। वैसे तो लग रहा है कि सारे ही सही हैं, बट एक ऑप्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए टीचिंग में। तो स्टूडेंट अगर हम आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द मोटिवेटिंग द स्टूडेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। तो कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम डिसिप्लिन, सब्जेक्ट ही इज टीचिंग, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, टाइम अवेलेबल फॉर टीचिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है टीचर के लिए, क्लासरूम डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट ही इज टीचिंग, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, या फिर टाइम अवेलेबल फॉर टीचिंग। सो स्टूडेंट अगर हम आंसर की तरफ बढ़े तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचर के लिए क्या है, वो है स्टूडेंट ऑफ द क्लास, बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज द फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्ध। बुद्ध के, बुद्धिज्म या फिर आप बोल सकते हो बुद्ध ने जो फोर नोबल ट्रूथ दिए थे, चार आर्य सत्य जिनको हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें से वन ऑफ द ट्रूथ क्या है, इग्नोरेंस ऑफ ट्रूथ एंड विल, प्लेजर एंड हैप्पी लाइफ, सेसेशन ऑफ सफरिंग, नोइंग स्पिरिट एंड रिलीजियन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, कौन सा है इसमें से, आपको ये बताना है कौन सा है फोर नोबल ट्रूथ। अगर आपको पता है फोर आर्य सत्य जो है वो क्या है, तो आप इसमें से इजीली निकाल सकते हो, दैट इज द सेसेशन ऑफ सफरिंग इज द वन ऑफ द नोबल ट्रूथ। ओके, तो इसमें जो फोर नोबल ट्रूथ्स है वो कौन से, दुख की लाइफ हमारी जो है वो सफरिंग से भरी हुई है, समुदाय मतलब अब जो ये सफरिंग है उसका कोई ना कोई कारण जरूर है ना, और निरोध, दिस देर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, कि ये सफरिंग जो है वो खत्म भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होती है, और उस सफरिंग को खत्म करने के लिए देर इज अ पाथ विच इज नोन एज द एट फोल्ड पाथ। तो आपको एट फोल्ड पाथ को याद करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एट फोल्ड पाथ की, जो कि बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि विच आर द what are the that is eightfold path given by Buddha. Okay, next is the एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस वेयर। एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है, जहाँ पे बाइपोलर प्रोसेस क्यों है, ये बेसिकली पूछा गया है कि जहाँ पे बोथ स्कूल एंड एडुकेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, जो स्कूल हैं, जो टीचर हैं, वो दोनों एक दूसरे को, सॉरी जो बच्चे हैं वो दोनों को इन्फ्लुएंस, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। एडुकेटर एंड द एडुकेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, जो टीचर और स्टूडेंट है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं।
हेडमास्टर और स्कूल इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, या फिर टेक्स्ट बुक और जो एडुकेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बाइपोलर प्रोसेस एजुकेशन क्यों है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, बोथ द एडुकेटर एंड द एडुकेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। नेक्स्ट इज द नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो कोल्ड। नॉर्मल कर्व को और क्या कहा जाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप्ड, सिमेट्रिकल, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू नॉर्मल कर्व? सो स्टूडेंट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, सिमेट्रिकल भी होता है, बट नॉर्मल कर्व का जो नाम है वो दूसरा नाम है बेल शेप्ड कर्व, क्योंकि वो कैसा होता है? लाइक दिस, बेल के जैसा। ओके, जो घंटी होती है ना उसके जैसा इसका शेप होता है, तो इसे बेल शेप्ड कर्व भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज द रिसर्च स्टडी, और जो बाकी है ये आप बोल सकते हो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट इसको दूसरे उस नाम से जाना नहीं जाता है। नेक्स्ट इज द इन रिसर्च स्टडी द मैनिपुलेटेड वेरिएबल, जिनको मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उन्हें क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल, या फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज करके देख सकते हो, उसका प्रभाव किस पर? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, तो ये कोज होता है और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अफेक्ट होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स। इंक्लूसिव क्लासरूम का क्या मतलब है? separate curriculum for children with disabilities, one curriculum for all students, separate curriculum for children without disabilities, a flexible curriculum। क्या होगा करेक्ट आंसर? इंक्लूसिव करिकुलम का क्या मतलब है इनमें से बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर क्या? ए, सॉरी बी। वन, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, की एक ही तरह का करिकुलम होगा सभी बच्चों के लिए, तो वो क्या है? वो इंक्लूसिव करिकुलम है। ओके, ठीक है, ठीक है, समावेशी करिकुलम आप बोल सकते हो। मेन करिकुलर एरियाज एज पर NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि NCTE के अंडर में ही, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अंडर में ही आता है, जो टीचर एजुकेशन पे फोकस करता है बेसिकली NCFTE। तो वो करिकुलम फ्रेमवर्क है। ओके, तो उसमें कौन कौन से करिकुलर एरियाज हैं? करिकुलम एंड पेडागोजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, स्कूल इंटर्नशिप, या फिर लर्नर असेसमेंट? तो ACD ओनली, BCE ओनली, CDE ओनली, ACDE ओनली? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट, दैट इज ACD। तो मतलब करिकुलम एंड पेडागोजी भी होती है इसमें, और दूसरा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन भी, और द लास्ट वन इज अ स्कूल इंटर्नशिप। तो जो नहीं है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और लर्नर असेसमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द NCFTE। तो जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो भी आपको याद रखनी है, दैट इज द करिकुलम एंड पेडागोजी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और स्कूल इंटर्नशिप। ठीक है, नेक्स्ट इज द which amongst the following theory affirm that inequality is socially constructed and can be eradicated? तो कौन सी थ्योरी है जो ये हमें ये यकीन दिलाती है जो इनइक्वालिटी और सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सोसाइटी ने बनाई हुई है, और उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, उसको हम हटा भी सकते हैं? तो रैशनल चॉइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, मार्क्सिज्म, या फिर कंजर्वेटिज्म? तो बेसिकली कौन सा ऐसा थ्योरिस्ट है जो मानता है? अगर आपको वो पता है तो उसकी थ्योरी भी पता होगी, तो बहुत ही इजी आंसर है ये भी। सो आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि दिया गया था, मार्क्सिज्म दिया गया था किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ओके, next is the which of the following web 2.0 tool is most effective for collaborative learning in e-learning platform? तो web 2.0 टूल को मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव 2.0 टूल कौन सा है? web 2.0 टूल जहाँ पे आप कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हो, जो कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आप दैट इज इंटरनेट की फैसिलिटी की मदद से आप कोलैबोरेटिव मतलब साथ मिल करके लर्निंग करते हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, है ना, या फिर अपने कलीग्स के साथ। सो विकी, दैट इज विकीपीडिया, ब्लॉग, पॉडकास्ट, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? क्या होगा जिसमें आप कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हो? सो बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मुझे लगता है कि बहुत बच्चों ने गलत लगाया होगा, सो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, इट इज अ विकीपीडिया। ओके, विकीपीडिया पे आप क्या कर सकते हो? विकीपीडिया पे आप
ये एक कोलैबोरेटिव लर्निंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप इसमें शेयर कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, है ना, लिख सकते हो अपने राय, अपने जो भी चीज़ें हैं। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। ब्लॉग में क्या करते हो, सिर्फ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हो, आप उसमें कोलैबोरेशन नहीं करते हो। पॉडकास्ट में भी आप कोलैबोरेशन नहीं करते हो, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी आप उतने ढंग से, उतने अच्छे से आप किसी चीज़ को अफेक्टिव फॉर्म में नहीं बता सकते हो, अफेक्टिव फॉर्म में लर्निंग नहीं हो पाती है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज etymologically the term curriculum is derived from the latin word, कि latin word से derive किया गया है, वो कौन सा word है? curricular, caricature, और that is curious या फिर curare? क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द curare. ओके, curare वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू रन, है ना। टू रन मतलब आप क्या कर रहे हो, एक कोर्स को रन कर रहे हो, एक कोर्स चला रहे हो, एक कोर्स जो आपको कंप्लीट करना है एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ योर लर्निंग। ओके, तो वही करिकुलम है। नेक्स्ट इज अ पुट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमिटेड रेटिंग्स एटीट्यूड स्केल इन करेक्ट ऑर्डर, कि आप जो रेटिंग एटीट्यूड स्केल है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? सिलेक्शन ऑफ फाइनल आइटम्स, कैलकुलेशन ऑफ आइटम वाइज क्रिटिकल रेशियो, आइटम राइटिंग, कौन सा पहले आएगा, कौन से दूसरे नंबर पे, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या आएगा, पहले आप जब रेटिंग एटीट्यूड स्केल, सबमिटेड रेटिंग एटीट्यूड स्केल आप कंस्ट्रक्ट करोगे, बनाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए आइटम राइटिंग, है ना। पहले आप लिखोगे, आइटम राइटिंग करोगे, ठीक है, पहले आप लिखोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप प्री ट्राई आउट करोगे, उसे पहले जो लिखा है आपने उसको पहले ट्राई करोगे खुद पे या फिर कुछ बच्चों पे। ओके, फिर आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ आइटम वाइज क्रिटिकल रेशियो, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फाइनल ट्राई आउट, और फिर सिलेक्शन ऑफ फाइनल आइटम, फिर उसमें जो भी फाइनल आइटम जो आएंगे उन चीज़ों को सेलेक्ट कर लोगे, फिर उससे आप क्या कर लोगे, अपना जो भी रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट करोगे। ओके, डेटा कलेक्ट करोगे। मैच लिस्ट दी हुई है, सो लिस्ट वन और लिस्ट सेकेंड। सो मास्टरी डिसीजन, एवरेज IQ, इवेल्यूशन ऑफ कैपेसिटी, गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शन। तो ये किससे होंगे, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो अगर आपने इनके बारे में पढ़ रखा है तो आप बहुत इजीली इनका आंसर दे सकते हो। सो बेसिकली अगर हम मास्टरी डिसीजन की बात करें तो मास्टरी डिसीजन किस में आता है, क्राइटेरियन में या फिर नॉर्म में? तो यहाँ पे ये आएगा क्राइटेरियन में, ठीक है, क्राइटेरियन में। नेक्स्ट इज एवरेज IQ, एवरेज IQ आएगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। इवेल्युएशन ऑफ कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी जाननी है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो, कितने अच्छे से नहीं, तो वो सबमिटिव में। और फिर गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शन, कि आपको गाइड करने के लिए करा जाता है कि आप और अच्छे से करो आगे, तो वो फॉर्मेटिव है। तो डी का होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जो डी का जो होगा, दैट इज आप बोल सकते हो डी का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो डी का ऑप्शन नंबर सेकंड दो में है। सी का क्या होगा, सी का होगा फोर्थ, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। सॉरी, सी का फोर्थ, सी का हमने क्या लगाया है, सी का हमने लगाया फर्स्ट, इट इज समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ कैपेसिटी। ओके, सी का क्या आएगा, सी का फर्स्ट आएगा, दैट इज द समेटिव असेसमेंट। तो सी का फर्स्ट कहाँ पे है, इधर है, ठीक है। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड मास्टर डिसीजन का क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, एवरेज IQ का नॉर्म रेफरेंस है, जैसे आपके यूजीसी नेट के एग्जाम होते हैं, है ना, जिसमें आपकी परसेंटाइल आती है, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। क्राइटेरियन जैसा आपका सी टेट हो गया, एच टेट हो गया, जिसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि 90 मार्क्स आ गए आपके 150 में से तो आप पास हो। ओके, और नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, परसेंटाइल आती है, जो भी टॉप बच्चे होते हैं वही निकल करके आते हैं। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका, that is your that is norm reference test. Okay, next is which of the following statement is not correct about Vygotsky socio-cultural theory of child development। तो कौन सी थ्योरी करेक्ट नहीं है, कौन सी थ्योरी नहीं दर्शाती है Vygotsky के सोशो-कल्चरल थ्योरी को? तो child's culture development appears twice, first on social level, later on individual level। फिर है ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस इन कल्चरल सेटिंग, इंट्रासाइकोलॉजिकल फंक्शन कम फर्स्ट देन द इंटरसाइकोलॉजिकल, डेवलपमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज इनटू इंटरनलाइज प्रोसेस। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, कि आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज का, कि आप पहले सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज करते हो, सोसाइटी में मिलकर रहते हो, फिर आप इंटरनलाइज कर लेते हो उसे, फिर वो आप मतलब वो आपके अंदर सम्मिलित हो जाता है हमेशा के लिए। ओके,
तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, इस बारे में आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इंट्रासाइकोलॉजिकल फंक्शन कम्स फर्स्ट देन इंटरसाइकोलॉजिकल। तो इंट्रासाइकोलॉजिकल फंक्शन पहले आता है, नहीं ऐसा नहीं है, पहले इंटर आता है, मतलब पहले बच्चा सोशल स्पीच करता है, जो भी चीज़ उसे मांगनी होती है वो खुल के मांगता है, चिल्लाता है, रोता है ना, कोई भी चीज़ लेने के लिए। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो फिर साइलेंट स्पीच, मतलब मन ही मन रोने लग जाता है ना। तो इंट्रा साइकोलॉजिकल फंक्शन बाद में आता है, पहले इंटर साइकोलॉजिकल फंक्शन आता है। ओके, समझ में आया। सो नेक्स्ट इज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर इन करेक्ट ऑर्डर। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर करने के लिए क्या करेक्ट स्टेप्स हैं? प्रिपेयरिंग सैम्पलिंग फ्रेम, अप्लाइंग द सैम्पलिंग टेक्निक, एडमिनिस्टर द टूल, डिफाइन द यूनिवर्स टू बी स्टडीड। तो करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ए डी बी सी, डी ए बी सी, ए डी सी बी, डी ए सी बी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सैम्पलिंग प्रोसीजर का करेक्ट ऑर्डर क्या है बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है डिफाइन द यूनिवर्स टू बी स्टडीड। यूनिवर्स क्या है? आपकी पॉपुलेशन, जिसके ऊपर आपको स्टडी करनी है। तो डी दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दोनों तो हैं। फिर ए आ जाएगा, दैट इज अ प्रिपेयरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। तो आप सैम्पलिंग फ्रेम को प्रिपेयर करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? अप्लाइंग द सैम्पलिंग टेक्निक और फिर एडमिनिस्टर द टूल। ओके, फिर आप अप्लाई करोगे सैम्पलिंग टेक्निक को और फिर उस टूल को एडमिनिस्टर करोगे। ओके, सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। So student, which of the following is not true? Segregation is integral to special education. Integrated education provide partial opportunities for participation. Inclusive education recognize rights but not realize all of them. Inclusive education is least restrictive. Okay, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, इसमें बोला है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो सेग्रीगेशन एक इंटीग्रल है, मतलब सेग्रीगेशन रिलेटेड है स्पेशल एजुकेशन से, उसके अंदर सम्मिलित है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन पार्शियल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता है कि आपको मतलब साथ में अगर पढ़ाया जाता है, बट आपको आपके हिसाब से, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं जिनको ज़्यादा नीड्स की जरूरत है उनको उनके नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता। इंक्लूसिव एजुकेशन को राइट्स को रिकॉग्नाइज तो करता है बट उनको रियलाइज नहीं करता, सभी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करके चलता। या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव होता है, मतलब उसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती हैं। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर C will be the correct answer, that is the inclusive education recognize rights but not realizes all of them। तो ऐसा नहीं है, inclusive education rights को recognize भी करता है कि आपके क्या rights हैं वो होने चाहिए, और रियलाइज भी करता है, उसके लिए पॉलिसीज भी बनती हैं ताकि किसी भी बच्चे को इमोशनली ना ब्लैकमेल करा जाए, उनको पढ़ाने के लिए उनको उनकी जो डिसेबिलिटी है वो कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, तो उनको रियलाइज भी करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, तो नेक्स्ट इज द विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? वैलिड टेस्ट विल ऑल्सो बी रिलायबल एज वेल। A reliable test will also be valid always. A valid test may be or may not be reliable. A reliable test may be or may not be valid. There is no relation between reliability and validity of a test. तो अगर आपने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा है तो ये जो स्टेटमेंट है कि नहीं रिलेशन है, ये तो बिल्कुल ही क्या है? इनकरेक्ट है ना। इसलिए ऑप्शन सिर्फ एक में ही दे रखी है, तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? वैलिड टेस्ट विल ऑल्सो भी रिलायबल, कि जो वैलिड टेस्ट है वो रिलायबल हमेशा होता है। रिलायबल टेस्ट हमेशा वैलिड होता है। वैलिड टेस्ट हो सकता है रिलायबल और नहीं भी हो सकता, और एक रिलायबल टेस्ट मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी वैलिड। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बताइए। तो स्टूडेंट, जो हम आंसर की तरफ पढ़ते हैं, आप आई होप सो कि आपने लगा दिया होगा, पढ़ लिया होगा, पोज करके देख लिया होगा। सो अ वैलिड टेस्ट विल ऑल्सो बी रिलायबल एज वेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वैलिड क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है, क्या वो उस चीज़ को दैट इज आप बोल सकते हो फॉलो कर रहा है, उस चीज़ के लिए ही है ना। तो वैलिड टेस्ट जो है वो रिलायबल हमेशा ही होगा, कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो होगी, ऐसा माना गया है, ऐसा होता है ना, कि जो चीज़ बनाई गई है अगर उसको आप दोबारा से बार बार अगर चेक करोगे तो भी वो सेम रिजल्ट ही देगा, तो वो रिलायबल होता है। रिलायबल टेस्ट विल ऑल्सो बी वैलिड, ऐसा नहीं होता कि आपने, जैसे आपने बोला था मैथ्स का टेस्ट दूंगा मैं और आपने साइंस का टेस्ट दे दिया, तो साइंस का टेस्ट दे दिया तो वो साइंस का टेस्ट हो गया, तो वो वैलिड तो होगा ही नहीं, बट वो रिलायबल हो सकता है कि आप उसको बार बार बच्चों पे अप्लाई करोगे तो बच्चे सेम रिजल्ट देंगे, तो वो रिलायबल हो सकता है बट वैलिड जरूरी नहीं है। तो जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, और कौन सी करेक्ट है? ए के साथ क्या है? बी है, बी तो इनकरेक्ट हो गई।
और बी और सी तो होगी ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज द आंसर, है ना। तो आप ऑप्शंस की मदद से भी आंसर अपना टिक कर सकते हो। तो a reliable टेस्ट में बी और मे नॉट बी वैलिड, कि आप ये बोल सकते हो कि जो एक रिलायबल टेस्ट है वो वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है कि उसकी वैलिडिटी कितने अच्छे से हो रही है। अ वैलिड टेस्ट में बी और मे नॉट बी रिलायबल, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि ये हमेशा रिलायबल होता है, हमने ऊपर ही देख लिया था। तो ए एंड डी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, concept of formative evaluation implies that benchmarking data should be considered essential, learning should be assessed at terminal stages, learning should be managed and monitored continuously, there should be emphasis on gradation of students in terms of learning outcome। जो आपके FAs होते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग, जो आपको लेक्चर कराए जाते हैं, तो वो किस लिए, मतलब क्या आएगा, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताओ। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि वो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है, एफेज हैं वहाँ पे। ओके, सो स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड विल बी द करेक्ट, दैट इज लर्निंग शुड बी मैनेज एंड मॉनिटर्ड कॉन्टिन्यूसली, कि जो आपकी लर्निंग है वो मैनेज होनी चाहिए, कि आपने जो सीखा है वो टीचर बताएगा कि आपने क्या सीखा है, क्या कमियां हैं, उस चीज़ पर देखेगा और फिर दोबारा से उस कमी को पूरा करने के लिए वो दोबारा से टेस्ट लेगा। तो वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर होते हो आप, और मैनेज भी करी जाती हैं एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़ जो भी हैं, ठीक है। टीचर भी अपने मेथड्स को चेक करती है कि किस मेथड से बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप सो कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो ना। तो 50 में से कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आपकी परफॉर्मेंस चेक करी जा सके, बाकी स्टूडेंट्स भी देख सके कि कौन कितना पानी में नहीं, मतलब किसको कितना आता है, मतलब अपना एक कंपटीशन बना करके चल सको, है ना। तो स्टूडेंट ये थी वीडियो, और आज के क्वेश्चंस तो सही थे ना, ऐसा इजी लेवल तो नहीं थे ना, क्योंकि काफ़ी दिनों से 2 सीरीज डाली थी, उसमें बच्चे बोल रहे थे कि इजी लेवल है, इजी लेवल है। तो अब मैंने वो इजी लेवल वाला पंगा छोड़ दिया है। मैं सोच रही थी कि आपका बेस पहले क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम हार्ड लेवल पे चले, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर अब जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में वैसे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मैं ट्राई करूँगी कि आपके थाउजेंड्स MCQs पूरे करा दूँ एट द एंड ऑफ ईयर, दैट इज जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, है ना। तो सो स्टूडेंट्स, thank you so much for watching the video, don't forget to subscribe, and if anyone want notes, किसी को भी नोट्स चाहिए JKPSC लेक्चरर के, जो मैंने वीडियोस पढ़ा रखी है ना, जो मैंने वीडियोस करा रखी है, वही नोट्स अगर आपको चाहिए PDF फॉर्म में, तो आप मेरे नंबर 8307242545, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, है ना। आप मुझे बता दीजिए कि आपको नोट्स चाहिए कौन सी यूनिट के चाहिए। अगर आपको 1 यूनिट के चाहिए तो 1 या 2 यूनिट के, तो पर यूनिट के ₹50 है प्राइस। और अगर आपको पूरी सारी यूनिट्स का आपको जो सिलेबस चाहिए पूरा, आपको नोट्स के फॉर्म में, ईजी फॉर्म में है सभी नोट्स, बहुत आसानी से आपको समझ आएंगे। और बाकी मैंने वीडियो तो डाल ही रखी, तो आप समझ भी सकते हैं उनको पढ़ करके ना। और अगर आपको पूरी यूनिट्स की चाहिए तो वो ₹250 के, ₹250 ओनली। ओके, तो अगर आपको परचेज करने हैं, लेने हैं, तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप पे इस नंबर के थ्रू। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।